तो देश का आम बजट पेश हो चुका है। कोरोना की त्रासदी के बाद ये देश का पहला बजट था। पूरे देश को भरोसा था कि जिस तरह हमने कोरोना को हराया और उसकी वैक्सीन भी तलाश ली, उसी तरह इस बजट में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की वैक्सीन भी हमें जरूर मिलेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना वैक्सीन के लिए पैकेज में 35,000 करोड़ का ऐलान हुआ। तो बजट के बाद हमारी इस खास पेशकश में हम देश के उन दो वर्गों की उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे जो मिलकर हिंदुस्तान बनाते हैं। एक वो वर्ग है जो रोज कमाता और खाता है और हर दिन की फिक्र में जीता है। तो इस वर्ग के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया। हमने इसे नाम दिया है भारत। और दूसरा वो वर्ग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार मुहैया कराता है, दुनिया में भारत की पहचान बनाता है। हमने इसे नाम दिया है इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं बजट पर इंडिया का क्या कुछ कहना है। सीतारमण ने यूनियन बजट 2021 पूरा बताया कि आखिर किस तरीके से भविष्य में सरकार किस तरीके से योजना आगे बढ़ाएगी, कैसे आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उद्यमियों के लिए इस बजट में क्या कुछ सौगात मिली है और उद्यमी क्या इस बजट से सेटिस्फाई हैं या नहीं। ये समझने के लिए हम इस समय लघु उद्योग भारती के तमाम उद्यमियों के पास मौजूद हैं। सर, एक चीज ये बताइए, आप लोग उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इस बजट से कुछ ऐसा आएगा जो भविष्य का बजट दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, अभी तक क्या लबोलोबाब समझ में आए इस पूरी बजट के बाद? देखिए, वैसे तो बजट में बहुत सी इन बिटवीन द लाइंस होती हैं चीज़ें और एकदम पता नहीं चल पाता क्या उनका इम्पैक्ट होगा। बट जहाँ तक स्मॉल स्केल की बात है, बजट को देख के फर्स्ट लुक में ये लगता है कि सिस्टम के सरलीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सिस्टम को कैसे सरल किया जाए, इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है। मैं अपनी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा इसका यहाँ पॉइंट देना चाहूँगा कि पेपर और प्लास्टिक, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती हैं। पिछले 2 महीने में 40% के आसपास इनके रेट्स बढ़ गए हैं मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है। पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि ये रिसाइकल पेपर हमारे यहाँ होता है, तो ये बाहर से जो यूएसए से या बाकी कंट्री से वेस्ट स्क्रैप जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाता, और जिसके कारण अगर वो, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि अपने यहाँ बनता नहीं है पेपर, रिसाइकल इंपोर्टेड पेपर जो होता है उसका मार्केट जो है चाइना के साथ कंपटीशन रहता है, और उसके कारण हमारे यहाँ जो पूरी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री बैठी हुई है। 40% इंक्रीज रॉ मटेरियल में होने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री पैकिंग का तो मटेरियल यूज़ करेगी, तो उस पर ओवरऑल इम्पैक्ट हर किसी चीज़ पर आ जाता है। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि कम से कम इस ओर ध्यान दिया जाएगा, और पेपर और प्लास्टिक का जो बेसिक रॉ मटेरियल है, अगर ये इंपोर्ट कहीं से भी होते हैं तो इनको कम करना चाहिए। जो एड ऑन वैल्यू वाली चीज़ें एक्सपोर्ट का, उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ती, और जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होती हैं चीज़ें, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत ज़्यादा घटाने की जरूरत थी, जिससे हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डायरेक्ट इस चीज़ों का फायदा मिल जाता। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है, क्या इसमें पॉजिटिविटी क्या है इसमें और क्या उम्मीदें थी आप लोग? आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात की गई। 13% ऑफ जीडीपी हम उस पर कंज्यूम भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ R&D सेक्टर के लिए लगाना चाहिए, सो दैट जो हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता बढ़े। जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि R&D सेंटर पे भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। सर, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी बात की गई इसमें कि 2 तरह के मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। ओवरऑल आपको क्या लगता है बजट देखकर? ये मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें एक कोर एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड इसमें काफ़ी सुविधाएं दी हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से वाजपेयी जी ने सन 2002 में स्टार्ट किया था, आज 20 साल बाद उसके 2 कॉरिडोर और दोबारा से उसको नया जन्म मिला है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो नियो, मेट्रो लाइट, ये देश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ के जितने भी मेट्रो रूट्स हैं उसके ऊपर मेट्रो
ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। अब हमको मेट्रो का विस्तार अगर करना है तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत रश है, रोड्स छोटी हैं, यहाँ पे कम लागत में मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट आ सकें, जिसका खर्चा भी कम होगा और उसमें बहुत जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि मेट्रो के लिए बहुत टाइम लगता है। मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो 4 साल में प्रोजेक्ट तैयार होता है, ये 1 साल 1.5 साल के अंदर तैयार हो जाएगा और इसकी कीमत जो है 1/3 1/4 के करीब कीमत आएगी। तो टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर इसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और मेरे हिसाब से ये बजट जो है हम लोगों की इच्छाओं के अनुसार है। सर, आपको क्या लगता है? बजट तो बहुत अच्छा आया है, इसमें कोई शक नहीं है। 400 से ज़्यादा नियम को दोबारा देखा जाएगा। एमएसएमई के लिए भी कई चीज़ें इन्होंने बताई हैं, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एमएसएमई भारत इंडस्ट्रियल आउट 97% एमएसएमई है। अगर आप एम हटा देंगे तो सिर्फ जो टाइनी और स्मॉल है वो अराउंड 96% के करीब रह जाता है। मैं चाहूँगा फिनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना कि आप ये टाइनी और स्मॉल को एक साथ कीजिए, मीडियम को भले लार्ज के साथ कीजिए, ताकि जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो पूरे पहुँचे इंडस्ट्री तक। सर, आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे थे और एक्चुअल में क्या आपको मिला? बजट तो बड़ा पॉजिटिव आया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, तो इससे एमएसएमई सेक्टर्स को काफ़ी है ना एक पुश मिलता है कि है ना वो अपना मटेरियल इधर उधर है ना जो ट्रांसपोर्ट करके बेच सकें, वो भी बड़ा काफ़ी है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है जिसमें आईटी इन्होंने है ना गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन है उसको भी है ना कहा है कि है ना 3 साल तक का अगर का हम है ना ऑडिटिंग खोलेंगे, उससे ज़्यादा अगर 6 साल से कम करके 3 साल कर दिया। पहले लगता था एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अगर बिल्कुल, तो उससे है ना काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन एक ओनर या फिर एक एमएसएमई क्षेत्र में जो आदमी काम कर रहे हैं उनको मिलता है और इससे प्रोत्साहन बढ़ता है, ताकि है ना नई इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जैसे नए लोग आके इसमें नया व्यापार और इसके अंदर नया इम्पैक्ट क्रिएट करें, जिससे कि यूथ को काफ़ी है ना सपोर्ट मिले। सर, जिस तरह से कॉरपोरेट टैक्स को रिव्यू किया गया है और कुछ टैक्सेस को इधर से उधर किया गया, आपको लगता है कि उससे जो कॉरपोरेट टैक्स में अगर जो रिव्यू है वो कुछ बेनिफिशियरी होगा? देखिए, मैं लार्ज कॉरपोरेट्स के बारे में तो नहीं कह सकता, बट मेरे को जो लगता है कि सरकार मोटे मोटे तौर पर आपसे ईमानदारी की उम्मीद कर रही है। बेशक आप छोटे व्यापारी हैं या बड़े कॉरपोरेट हैं, सरकार आपसे चाहती है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें। हमारे पास किट्टी में पैसा ज़्यादा आएगा, हम लोग आपको उतने सारी छूट और देते चले जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। सर, आपको क्या लगता है ओवरऑल बजट को देख करके क्या रिएक्शन? देखिए, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता हूं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ पिछले 1 साल में काफ़ी चैलेंजेस बढ़े हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दे हैव शॉट अप। उससे क्या है कि एक एमएसएमई को बहुत स्ट्रेन पड़ा है। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ देखा है, स्टील पे, कॉपर स्क्रैप पे उन्होंने ड्यूटी को एड्रेस किया है, कम किया है। दूसरी एक चीज़ है कि कस्टम ड्यूटी जो हैं वो उनमें भी एक रिवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर था, जिसकी भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 1 अक्टूबर तक हम आइए, तो उससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी एनकरेज होगी और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी बेटर होगा। ये एक पॉजिटिव है। सर, आपको क्या लगता है ओवरऑल इससे किस तरीके की प्रतिक्रिया आपकी? ओवरऑल तो ऐसा लगता है कि भाई सरकार ने बजट का दायरा जो एक होता था कि इस साल जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वहाँ तक सीमित रहता था, उससे बढ़ा के अब अगले फ्यूचर के लिए बजट की तैयारी की गई है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया है वो डेफिनेटली इकॉनमी को भी बूस्ट करेगा और लोगों की इनकम को भी बूस्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ जो लैक हो रही है जो हमारी समझ से, वो ये है कि एमएसएमई के लिए कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। हम मतलब कोई रिबेट या वैसा कुछ नहीं उम्मीद कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि कोई ग्रांट मिले, क्योंकि 1 करोड़ की कंपनी और 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कंपनी को एक ही पैरामीटर से देखा जाता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमएसएमई जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं कोई स्कीम आनी चाहिए कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे, प्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करे,
ताकि उसका योगदान और ज़्यादा बढ़ सके इकोनॉमी में। सर, आपको लगता है कि एमएसएमई, जैसे आपने कहा कि एमएसएमई सेगमेंट को स्पेसिफिक जो राहत मिलनी चाहिए थी या जो उम्मीद लगा के बैठे थे, उसमें कुछ मायूसी हुई जो है, आपको भी यही समझ में? कुछ हद तक तो मायूसी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्टील की और कॉपर की उसकी ड्यूटी कम की है, उससे डेफिनेटली जो इंडस्ट्रीज़ को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट पे ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने इंपोर्ट पे, और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं उन पे अगर स्टील वगैरह और बेसिक रॉ मटेरियल वगैरह जब सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज आएंगी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और बाकी सेक्टर्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का और उसका जो इन्होंने किया है उस सब में मेटल बेसिकली स्टील ही यूज़ होता है, सीमेंट भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया है। इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत बैलेंस बजट है, बहुत अच्छा बजट है। सर, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात की गई है बहुत सारी चीज की। इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो फिर बाकी सारी चीजें बेहतर होंगी। इस बजट को किस तरीके से आकलन करते हैं आप? देखिए, सरकार ने 2,23,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने की बात करी है और साथ में साउथ और जो आसाम में, क्योंकि यहाँ मैं एक टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और हमारे काफ़ी प्रोडक्ट वहाँ भी बनते हैं, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल होगा छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए। अभी उन्होंने टेक्सटाइल पार्क वगैरह 7 टेक्सटाइल पार्क 7 टेक्सटाइल पार्क जोड़े हैं। देखिए, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें और डिटेलिंग हमें देखनी पड़ेगी क्या आई है, लेकिन कुल मिला के बहुत संतुलित बजट है। और जो आफ्टर कोविड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत शायद कोविड टैक्स लग जाएगा हमारे ऊपर, और हम देने के लिए भी कुछ तैयार थे कि हो सकता है हमें सरकार की हेल्प करनी चाहिए, कुछ अगर 2-4-10 हज़ार रुपये साल का देना पड़े, तो हम चाहते हैं कि पूरा देश ठीक हो। तो उसके हिसाब से सरकार ने बहुत संतुलित बजट किया है, लेकिन 15,000 करोड़ एमएसएमई के लिए दिया है, ये मैं समझता हूँ ये पीनट्स हैं। ये इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ और 15,000 करोड़, तो इसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री को 2 चीज़ें चाहिए आज, कॉस्ट कटिंग, क्योंकि आज चाइना के साथ हमें इतना कंपटीशन करना पड़ता है, हमें कॉस्ट कटिंग करनी है अपने आइटम्स की। हम लोग जीएसटी उस पर 5 से 12% देते हैं। आज इंडस्ट्री का मार्कअप जो है वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होता है, तो इसका मतलब सरकार 12% हमें जीएसटी देना पड़ता है, हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसको सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि कुछ भरोसा दिलाया भी है कि जीएसटी को लेकर के जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा सा जो है आसान बनाएंगे, उसको रिव्यू करेंगे। अब वो जीएसटी की तो डिविजन्स बिल्कुल अलग हैं, जीएसटी के जो मीटिंग्स होंगी तो उसमें हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। अगर जीएसटी अगर ठीक होता है तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलता है। सर, कोविड के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सरकार के पास पैसा कहां से आए, तो इस पूरे उसमें एक चीज देखा कि फंड रेज करने की कोशिश की गई, वो फिर चाहे PPP मॉडल के जरिए हो, प्राइवेट सेक्टर से पैसा उठाना हो, या फिर कुछ टैक्सेशन के जरिए इधर उधर से पैसा उठाना। तो सरकार की प्राथमिकता है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए ताकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जा सके। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी बैलेंस शीट बनेगी, अगर पैसा नहीं होगा तो सरकार खर्चेगी कहाँ से। सरकार ने अपना टैक्स नेट बढ़ाया है और कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी उन्होंने सरकार ने ज़्यादा जोर दिया है, ताकि फिनिश्ड गुड्स अगर कोई इंपोर्ट होता है तो सरकार को उससे रेवेन्यू मिले, और अगर रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट होगा तो उसमें उन्होंने कस्टम ड्यूटी को कम किया है, ताकि वो देश में मैन्युफैक्चरिंग हो और उस मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन से सरकार को जीएसटी ज़्यादा मिले। अब आप देखेंगे कि जीएसटी हमारे को 1,20,000 करोड़ हर महीने मिल रहा है, तो सरकार ये चाहती है कि सब लोग ईमानदारी से अपना काम करें। इनकम टैक्स में भी सरकार ने यही किया। एक चीज़ को नोट करिए, सरकार ने जो आम आदमी है, जो आम टैक्स पेयर है, उसके मन से। तो आपने आम लोगों की राय तो सुन ली कि आखिर इस बजट में कहां कमी रह गई और कौन सा वो वर्ग है जो इस बजट से बेहद खुश नजर आ रहा है। लेकिन अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रूबी यादव बीजेपी नेता से, और वहीं विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई नेता और लेफ्ट लीडर के तौर पर वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। साथ ही दीपक झा कांग्रेस नेता, वो जुड़ेंगे हमसे थोड़ी देर में, और संदीप गर्ग जी अध्यक्ष है व्यापार मंडल के, और सत्यकी बनर्जी जी जो CEO है मेडिकल इमेजिनिंग के। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी संदीप गर्ग जी, क्योंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपने क्या कुछ खास पाया है इस बजट में? इस बजट में जो सबसे ज्यादा आशातीत
इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा है। 80C के अंतर्गत 1.5 लाख से छूट बढ़कर 3 लाख होगी, वो नहीं हुई है। 80D लोगों को कोरोना के कारण हेल्थ इंश्योरेंस लोगों ने बहुत कराया, उसमें भी छूट नहीं बढ़ी है। और सबसे देखिए, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में GST का सरलीकरण होना चाहिए, वो इस बजट में उसके लिए कोई नीति नहीं है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने सही और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब और बाकी छूटें इस बजट में नहीं मिली हैं, जिसको लेकर व्यापारियों को बहुत आशाएं थी। इसके अलावा ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में और ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी गठन के बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। और एक हमारा सुझाव गवर्नमेंट को पहले भी था कि गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देती है, गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देती है जी। उसके लिए जो बैंक चार्ज लेते हैं उसको सब्सिडी के माध्यम से सरकार द्वारा बैंक को डायरेक्ट दिया जाना चाहिए, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कोविड के टाइम की, तो कोविड में एमएसएमई जो सेक्टर्स थे उनको सबसे ज्यादा झेलनी जो एक मार कह सकते हैं मंदी की, वो झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर्स थी और जो छोटे व्यापारी थे वो अपने आप को अभी बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ तो कई लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों को इससे समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर इस बजट की हम बात करें, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला है, तो उनके बीच में भी खासा नाराजगी देखी जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बजट से बहुत आशाएं थी कि बैंकों से आसान सस्ती दरों पे व्यापारियों को पैसा मिले और जितने लोग कोविड के कारण बेरोजगार हुए उनके लिए नौकरियों की राह आसान हो, लेकिन इस बजट में उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगी विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेफ्ट लीडर के तौर पर अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले इस पर आपकी राय। देखिए, डिसअपॉइंटिंग बजट था और ये जरूर सही है कि कोविड पूरे साल रहा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी अर्थव्यवस्था डामाडोल रही है। ये तो एक सच्चाई है, इसको हम कहेंगे। लेकिन बहुत सी और चीजों में देखिए, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन के हम लोग खिलाफ हैं। आपने 2 बैंकों का निजीकरण किया, सरकारी बैंकों का 2 बैंकों को आप बेच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, हम इसके खिलाफ हैं। एयर इंडिया को आप बेच रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। बिजली के वितरण का प्राइवेटाइजेशन आप करने जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। तो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन की भाई सरकार नहीं मैनेज कर सकती, अब इसको निकालो यहां से। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जब इंडस्ट्री जाती है तो जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक और पब्लिक सेक्टर की जो पीएसयूज है हमारी, इनके प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के हम लोग खिलाफ हैं। इट शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स हुआ था, और चाहे वो इनके अपनी यूनियंस ऑफ बैंक की जो बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है, वो भी इस निजीकरण के खिलाफ हैं। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, भाई एमएसएमई हम मिड साइज कंपनियां बनाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ग्रो कराएंगे। ये देखिए, आपकी इंडस्ट्री खड़ी नहीं है 6 से 7 साल में। अब मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 6 to 7 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग, खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एबिसमली पुअर है। जब इंडस्ट्री है ही नहीं तो आप किसको छूट दे रहे हैं टैक्स की? आप पहले ग्रो कराइए, आप इंसेंटिव दीजिए कि स्मॉल एंड मिड साइज कंपनियां कम से कम खड़ी हो, शुरू हो। वही नहीं है हमारे देश में। ठीक, लेकिन विवेक जी, यहाँ पर अगर हम स्टार्टअप कंपनियों की बात करें तो स्टार्टअप कंपनियों को अगर बजट को देखा जाए तो बजट पे उनके लिए तो जगह बनाई गई है। बिल्कुल। अब इसके अंदर देखिए, एक विरोधाभास है और बहुत बड़ी एक पॉलिसी कंफ्यूजन की स्थिति है। प्राइम मिनिस्टर जब इस देश के 2014 में श्री नरेंद्र मोदी बने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उसके पहले, तो इनकी जो पॉलिसी थी वो बिग बिजनेसमैन ओरिएंटेड और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ओरिएंटेशन में थी। स्मॉल और मिड साइज पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 100% एफडीआई की बात करी गई। 100% एफडीआई रिटेल हो, प्रॉपर्टी हो, मीडिया हो, हर चीज में लाने की इनकी एक पॉलिसी इन्होंने बनाने की कोशिश करी। हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम लोगों ने बोला हर चीज के अंदर आप जो है पूंजी निवेश 100% मत लाइए। कांग्रेस के टाइम में भी था, 49% तक था, आपने 100% कर दिया। फिर आप कहते हैं साहब हम वो भी करेंगे, लेकिन अब आप जब आपके यहां कोरोना हुआ, आप सो के जगह, तो आपने कहा नहीं 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 नहीं, अब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।
तो आप दोनों चीजें कैसे बनाएंगे? या तो आत्मनिर्भर भारत बनाइए, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करिए, अपने देश के उद्योगपतियों को बढ़ाइए, उनको सुरक्षा दीजिए, या आप अपनी विदेश नीति बताइए। तो ये कंफ्यूजन करने से और सिर्फ लेबल लगाने से कि आत्मनिर्भर भारत, आपका देश आत्मनिर्भर नहीं होने वाला है। आप पहले क्लियर करें सरकार, क्या आप 100% एफडीआई के फेवर में हैं या नहीं हैं? ठीक है, विवेक जी आपके पास लौटूंगी। यहाँ पे सत्यकी बैनर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मेडिकल क्षेत्र को देखें तो इन्हें तो एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात के तौर पर इस बजट में उनके लिए जगह बनाई गई है। एक बहुत बेहतरीन है, और इसके अंदर अगर हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि करीब 64,000 करोड़ जी हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 6 सालों में। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो करीब 17,000 हेल्थ केयर सेंटर हमारे देश में जो गांव है या छोटे शहर है वहां पे बनाना चाहते हैं, और करीब 11,000 हेल्थ केयर सेंटर वो शहरों में बनाना चाहते हैं। दूसरा, आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, इसके जो वैक्सीनेशन है वो बहुत प्रायोरिटी लेते हैं जी। उन्होंने करीब 35,400 करोड़ ये कोविड वैक्सीन के इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। और दूसरा, जो अगर हम बेसिक वैक्सीनेशन देखेंगे, जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है वो भी इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 50,000 लोग इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हर साल डेथ रेट है उनका, और उन्होंने काफी सारा बजट न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन जो पूरे देश भर में किया जाएगा उसके लिए एलोकेट किया। तो अगर आप किसी भी देश का प्रगति देखना चाहते हैं उसके लिए या तो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ हेल्थ केयर, दोनों में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और हमारे हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया कि हेल्थ केयर के लिए काफी बजट उन्होंने एलोकेट किया, और जो जो सेक्टर में वाकई में जरूरत है वहां पे उन्होंने बजट एलोकेट किया। ठीक, यहाँ पर हमारे साथ रूबी यादव जी भी जुड़ी हुई है, बीजेपी नेता है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आपने तमाम मेहमानों की बात को सुन लिया, वो तो इससे बहुत ज्यादा कुछ खुश नहीं नजर आ रहे, क्योंकि लगातार उनमें उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी भी इस बजट में कमियां रह गई है। कुछ क्षेत्रों को तो कवर किया गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको ध्यान ही नहीं दिया गया है। देखिए, जब दवाई है तो कड़वी तो लगेगी ही। इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज देश की स्थिति है, इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, ऐसे में पारदर्शिता भरा रियलिस्टिक बजट आज पेश किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौरान 35,000 करोड़ का जो एक बजट दिया गया है ये सिर्फ वैक्सीन के लिए दिया गया है। जिसके बाद मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम देश में देखते हैं तो देश विकास की राह पर जो चल पड़ा है, आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। और जहां तक अभी हमारे भाई ने ये बात कही कि पहले तो यही डिसाइड कर ली कि एफडीआई चाहिए देश के अंदर या फिर आत्मनिर्भर भारत हम बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा अमाउंट इसीलिए ही बजट में पेश किया गया है, ताकि देश के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाहर से जो निवेश देश के अंदर आएगा, देश के अंदर रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा होगा तो कहीं ना कहीं देश का जो हमारा युवा है उन सभी को रोजगार के माध्यम से मजबूती मिलेगी, देश मजबूत होगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन का जो हमारा यूएसडी डॉलर का जो सपना है वो सपना धीरे धीरे पूरा होने की कगार पर आ जाएगा। और जहां तक बात है आत्मनिर्भर भारत की बनने की, तो वहां आत्मनिर्भर भारत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ही हम सभी लोग उस बीमारी से बाहर निकलेंगे जो देश को 70 साल तक जिन्होंने खोखला किया उनकी वजह से एक बीमारी देश को लग गई थी। हमारे देश का जो युवा है आज वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से बहुत ज्यादा कौशल हो रहा है, बहुत ज्यादा तरीके सीख रहा है, अलग अलग तरीके से उनको पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है कि किस तरह से उनको सब्सिडी दी जाए, एमएसएमई के माध्यम से उनको मजबूती दी जाए। एमएसएमई का जो बजट है, आप जिस तरह से आपने भी कहा एमएसएमई का बजट से आप सबसे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो एमएसएमई का बजट है वो बहुत अच्छा है, पहले से भी ज्यादा बजट दिया गया है। लेकिन रूबी जी इस बजट को पेश करने के पहले ये भी तो आंकड़े सामने रखे जा रहे थे कि 2 दशक पीछे तो अपने भारत चल रहा है। 2022 तक इसके अंदर ये छूट दी गई है कि आपको टैक्स की जरूरत नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग देश के अंदर काम पैदा करें, फैक्ट्रीज लगाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं, अपना स्वयं का रोजगार पैदा करें और देश को बहुत मजबूत बनाएं। इसी के साथ साथ हेल्थ इंडस्ट्री का भी हेल्थ सेक्टर का बहुत ध्यान दिया गया है।
महिलाओं को बहुत मजबूती दी गई है कि महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, और नाइट शिफ्ट में काम करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पे, उनका जो पोषक है उस पर भी, और जो स्वच्छता है उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे किसान भाइयों को बहुत मजबूती दी गई है, क्योंकि जो एपीएमसी मंडी है उनको और सशक्त किया गया है। एमएसपी की अगर हम बात करते हैं तो धान पर एमएसपी 30% पहले से ज्यादा एमएसपी में दी गई है। और जो कॉटन है, कॉटन के ऊपर आपको सभी को पता है कि कस्टम ड्यूटी कॉटन के ऊपर बढ़ा दी गई है, जिसका सीधा सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री से कॉटन लेके कोई डंप नहीं कर सकता। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 16.5 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए गए हैं। और जब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है उससे हमारे किसान भाइयों को जब राहत मिलेगी, तो अपने आप किसान भाइयों का जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा बूस्टअप आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा उन लोगों को मजबूती मिलेगी। अगर हम बात करें हमारे सीनियर सिटीजन्स की, तो 75 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सभी को जो पेंशन आएगी उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आईटीआर उनको नहीं भरनी पड़ेगी। और आपने पेट्रोल और डीजल पे सेस भी लगा दिया है किसानों के ऊपर। चलिए ठीक, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।